तो चलिए आज सफर करते हैं प्राचीन भारत की दुनिया का। एक ऐसी दुनिया जहां बड़े बड़े साम्राज्य बने, और हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो कौन से शासक थे और उन्होंने ऐसा क्या किया कि इतिहास के पन्नों में वो हमेशा के लिए अमर हो गए। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि कुछ राजा महाराजा इतने महान, इतने लेजेंडरी कैसे बन गए? उनकी कहानियां आज तक क्यों सुनाई जाती हैं? क्या बात सिर्फ जंग जीतने की थी या इसके पीछे कोई सोची समझी रणनीति थी, कोई सीक्रेट प्लेबुक? चलिए आज इसी प्लेबुक को समझने की कोशिश करते हैं। हमारी ये पड़ताल 5 हिस्सों में होगी। समझिए कि ये उस प्लेबुक के 5 अध्याय हैं। पहला, राजाओं की प्रशंसा। दूसरा, विजय की कला। तीसरा, साम्राज्य का शासन। चौथा, एक नई तरह की सेना। और आखिर में शक्ति की सीमाएं। एक एक करके इन सबको देखेंगे। तो प्लेबुक का पहला कदम, और शायद सबसे जरूरी, अपनी एक जबरदस्त इमेज बनाना। बात सिर्फ राज करने की नहीं थी, बात थी एक हीरो, एक महानायक की तरह दिखने की। और इस काम के लिए उनका सबसे बड़ा हथियार था प्रशस्ति। अब ये प्रशस्ति क्या है? देखिए, ये संस्कृत का शब्द है जिसका मतलब है तारीफ में। ये खास तरह का शिलालेख होता था जिसे दरबारी कवि लिखते थे, और उनका एक ही काम था, राजा की तारीफों के पुल बांधना, उनकी उपलब्धियों को बढ़ा चढ़ाकर बताना। कह सकते हैं कि ये उस जमाने का पीआर यानी पब्लिक रिलेशंस था। इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है समुद्रगुप्त। उनके दरबारी कवि थे हरिशेन। उन्होंने अपनी प्रशस्ति में समुद्रगुप्त को सिर्फ एक महान योद्धा नहीं बताया जिसने अनगिनत लड़ाइयां जीती। नहीं, उन्होंने लिखा कि वो एक बड़े विद्वान थे, एक शानदार कवि थे, और तो और एक बेहतरीन संगीतकार भी, मतलब एक मल्टी टैलेंटेड पर्सनैलिटी। इससे राजा की एक ऐसी इमेज बनी जो बहुत पावरफुल थी। तो इमेज तो बन गई। अब प्लेबुक का अगला चैप्टर आता है साम्राज्य की सीमाओं को बढ़ाना, यानी पावर और इन्फ्लुएंस का विस्तार। देखते हैं ये कैसे होता था। और समुद्रगुप्त की जो विजय नीति थी वो सिर्फ ब्रूट फोर्स, मतलब सिर्फ ताकत के जोर पर नहीं थी, वो बहुत स्मार्ट थी। आप देखिए, उन्होंने 4 अलग अलग तरह की नीतियां अपनाई। आर्यावर्त यानी उत्तर भारत के 9 राजाओं को तो सीधा हराया और उनका राज अपने साम्राज्य में मिला लिया। लेकिन दक्षिणापथ यानी दक्षिण के 12 राजाओं के साथ मामला अलग था। उन्हें हराया पर उनका राज वापस कर दिया, बस वो समुद्रगुप्त की अधीनता मान ले। और जो पड़ोसी राज्य थे जैसे असम और नेपाल, वो तोहफे लाते थे और हुक्म मानते थे। और जो बाहरी इलाके थे, वहां के शासकों ने भी हार मान ली और अपनी बेटियों की शादी का प्रस्ताव तक रखा। तो ये एक बहुत ही फ्लेक्सिबल और क्लेवर स्ट्रैटेजी थी। ठीक है, तो साम्राज्य जीत लिया, उसे बड़ा भी कर लिया, पर अब आती है असली चुनौती, इतने बड़े एम्पायर को चलाना। और इस दौर में प्रशासन यानी एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ बहुत बड़े बदलाव हुए। तो क्या बदलाव आए? पहले क्या होता था कि पद वंशानुगत यानी हेरिडिटरी नहीं होते थे और एक ऑफिसर के पास एक ही काम होता था। लेकिन अब जरूरी पद पिता से बेटे को मिलने लगे, और तो और एक ही आदमी कई कई पद संभालने लगा। सोचिए, एक ही व्यक्ति मंत्री भी है और सेना नायक भी। और सिर्फ यही नहीं, शहर के जो बड़े लोग थे जैसे मुख्य बैंकर या व्यापारी, उनकी भी प्रशासन में पूरी चलती थी। अब जाहिर है, इतने बड़े साम्राज्य के लिए एक बड़ी और ताकतवर सेना तो चाहिए ही। पर सवाल यह है कि इस सेना का खर्चा कहाँ से आएगा? इसी सवाल के जवाब में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सिस्टम सामने आया, और इस सिस्टम का नाम था सामंत। ये सामंत कौन थे? ये मिलिट्री लीडर्स थे, सेना के बड़े अधिकारी, जिन्हें राजा रेगुलर सैलरी मतलब नगद तनख्वाह नहीं देता था। तनख्वाह के बदले उन्हें जमीन दी जाती थी। तो ये सिस्टम चलता कैसे था? बहुत सीधा सा हिसाब था। सामंत को जो जमीन मिली वो उससे रेवेन्यू यानी लगान वसूलते थे, और इसी पैसे से वो अपने सैनिक, घोड़े और हथियार सब मेंटेन करते थे। और जब भी राजा को जरूरत पड़ती, ये सामंत अपनी पूरी सेना के साथ हाजिर हो जाते थे। सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है ना? लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा रिस्क था। सोचिए, अगर राजा कभी कमजोर पड़ गया तो यही ताकतवर सामंत अपनी आजादी का ऐलान कर सकते थे और खुद राजा बनने की कोशिश कर सकते थे। अब हर एम्पायर बिल्डर की कहानी एक सक्सेस स्टोरी नहीं होती। कभी-कभी सबसे बड़े, सबसे एम्बिशियस राजाओं को भी एक ऐसी दीवार का सामना करना पड़ता है जिसे वो पार नहीं कर पाती। प्लेबुक हर बार काम नहीं करती। हर्षवर्धन एक ऐसे ही महान राजा थे। करीब 590 ईस्वी में उनका जन्म हुआ और लगभग 41 साल तक उन्होंने राज किया।
और इन 41 सालों में उन्होंने लगभग पूरे उत्तर भारत को जीत लिया। उनकी एम्बिशन, उनकी महत्वाकांक्षा की कोई सीमा नहीं थी। पूरा उत्तर भारत जीतने के बाद हर्षवर्धन की नजर पड़ी दक्षिण पर। उनकी विशाल सेना दक्कन की तरफ बढ़ चली और ऐसा लग रहा था कि उन्हें अब कोई नहीं रोक पाएगा। लेकिन फिर नर्मदा नदी के किनारे उनकी विजय यात्रा पर एक ब्रेक लग गया। उनके रास्ते में एक चट्टान की तरह कोई और खड़ा था। और यहाँ देखिए, हिस्ट्री कितनी इंटरेस्टिंग है। हमें हर्षवर्धन की इस हार के बारे में पता चलता है उनके दुश्मन चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय की प्रशस्ति से, मतलब जीतने वाले राजा की प्रशस्ति से। पुलकेशिन के दरबारी कवि थे रवि कीर्ति, और उन्होंने लिखा कि नर्मदा के तट पर पुलकेशिन ने हर्ष को खत्म कर दिया, यानी हर्षवर्धन की सारी खुशी, सारा आनंद छीन लिया। देखिए, एक राजा की हार दूसरे राजा की सबसे बड़ी तारीफ बन गई। तो हर्षवर्धन की कहानी हमें उत्तर भारत के साम्राज्यों के बनने और उनकी सीमाओं के बारे में बताती है। पर क्या पूरे भारत में पावर का स्ट्रक्चर ऐसा ही था? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर हम दक्षिण की तरफ देखें तो वहां एक बिल्कुल अलग ही मॉडल चल रहा था, खासकर पल्लव साम्राज्य में। यहाँ पावर का एक ज्यादा डिसेंट्रलाइज्ड, मतलब विकेंद्रीकृत मॉडल था। यहाँ शासन स्थानीय सभाओं के जरिए चलता था, जैसे कि सभा। ये ब्राह्मण भूस्वामियों की असेंबली थी जो सिंचाई, सड़क और मंदिर जैसे काम देखती थी। फिर थी उर, ये गांव की आम सभा थी जिसमें गैर ब्राह्मण जमींदार होते थे। और फिर था नगरम, जो व्यापारियों का संगठन था और ट्रेड कॉमर्स को रेगुलेट करता था। तो आप देख सकते हैं ये उत्तर के सेंट्रलाइज सिस्टम से कितना अलग था, जहां सारी ताकत राजा के हाथ में होती थी। यहाँ जमीनी स्तर पर लोगों की भागीदारी कहीं ज्यादा थी। तो सब कुछ देखने के बाद आखिर में एक सवाल तो बनता है, किसी भी महान साम्राज्य की असली परिभाषा क्या है? क्या वो शानदार प्रशस्तियां हैं जो कवियों ने लिखी, या वो बड़ी बड़ी जीतें हैं जो मैदान में हासिल की गईं, या फिर एक ऐसा इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन है जो आम लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाता है? इस सवाल पर सोचिएगा जरूर।